12 अगस्त 1997 का दिन था और सुबह करीब 10 बजे का टाइम था। टे सीरीज़ के मालिक गुलशन कुमार अपनी मरून रंग की कार से मुंबई में मौजूद एक शिव मंदिर में दर्शन के लिए घर से निकले, लेकिन गुलशन कुमार को पता नहीं था कि ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है और उस मंदिर के पास उनके हत्यारे उनके लिए घात लगाए बैठे हैं। कुछ साल पहले ही गुलशन कुमार ने इस मंदिर को रेनोवेट करवाया था। जब भी वो मुंबई में आते थे तो सुबह और शाम इस शिव मंदिर में दर्शन के लिए ज़रूर आते थे। उस दिन भी 3 लोग शिव मंदिर के पास मौजूद शिवा हेयर कटिंग सैलून में बैठकर गुलशन कुमार का इंतज़ार कर रहे थे। अपनी कार को सड़क के पास पार्क कर गुलशन कुमार शिव मंदिर जाने के लिए एक छोटी सी गली में घुसे। हर दिन की तरह करीब 15 मिनट तक पूजा पाठ करने के बाद गुलशन कुमार मंदिर से बाहर निकले। मंदिर से कुछ दूरी पर ही गुलशन कुमार की कार खड़ी थी। गुलशन कुमार अपनी कार के पास पहुंचकर कार का दरवाज़ा खोलने ही वाले थे कि तभी वहां एक आदमी अचानक से आया और उसने गुलशन कुमार की कनपट्टी पर बंदूक सटा दी। गुलशन कुमार ये देखकर घबरा गए और उन्होंने पूछा कि ये क्या कर रहे हो। इस पर उस लंबे बालों वाले आदमी ने गुलशन कुमार से कहा कि तूने यहाँ बहुत पूजा कर ली है, अब बाकी की पूजा ऊपर जाकर करना। इससे पहले कि गुलशन कुमार कुछ समझ पाते, उस हमलावर ने अपनी पिस्तौल का ट्रिगर दबा दिया। वो गोली गुलशन कुमार के माथे को छूते हुए निकल गई। उनकी पूजा की थाली और प्रसाद जमीन पर गिर गया। हमलावरों ने गुलशन कुमार पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। पहली 3 गोलियों के बाद गुलशन कुमार जमीन पर गिर गए, लेकिन फिर भी अपनी जान बचाने के लिए गुलशन कुमार रेंगते हुए पास की एक झोपड़ी में घुसने की कोशिश करने लगे। लेकिन उस घबराई हुई औरत ने गुलशन कुमार के सामने ही अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। इसी तरह पास की दूसरी झोपड़ी में भी गुलशन कुमार को अंदर नहीं आने दिया। गुलशन कुमार को लहूलुहान देखकर उनका ड्राइवर हमलावरों की तरफ दौड़ा और उसने बंदूकधारियों पर पूजा का कलश फेंक कर मारा, लेकिन हमलावरों ने उसके पैरों पर भी 2 गोलियां मार दी, जिससे वो घायल हो गया। इस बीच गुलशन कुमार लड़खड़ाते और रेंगते हुए पास के एक पब्लिक बाथरूम तक पहुंच गए, लेकिन वहां एक तीसरा हमलावर मौजूद था। अब उसने भी गुलशन कुमार पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। इस तरह इन तीनों हमलावरों ने गुलशन कुमार के शरीर में कुल 16 गोलियां दाग दीं। गुलशन कुमार बाथरूम की दीवार के सहारे वहीं ज़मीन पर गिर पड़े। तीनों हत्यारों ने गुलशन कुमार की बॉडी को चेक करके ये कंफर्म किया कि गुलशन कुमार मर चुके हैं या नहीं। ये कंफर्म होने पर कि गुलशन कुमार मर चुके हैं, तीनों हत्यारे सड़क की तरफ भाग गए। वो गुलशन कुमार जिन्होंने जीवन में कितने ही भक्ति गीत गाए थे और लाखों लोगों की मदद की थी, जिन्होंने करोड़ों रुपए गरीबों को खाना खिलाने के लिए भंडारों पर खर्च किए, वही गुलशन कुमार एक पब्लिक बाथरूम के सामने मारे गए और कोई उनकी मदद करने को नहीं आया। सब सोच रहे थे कि इतने सीधे और सज्जन आदमी का कौन दुश्मन हो सकता है और किसने गुलशन कुमार की हत्या करवाई है। गुलशन कुमार की हत्या ने पूरे देश को शॉक कर दिया था। इस घटना के बाद मुंबई की सड़कों पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए, महाराष्ट्र की शिवसेना और भाजपा की सरकार के ऊपर। इस घटना की वजह से बहुत प्रेशर आ रहा था। ये सब हो ही रहा था कि तभी 19 अगस्त के दिन अंडरवर्ल्ड ने बिल्डर नटवरलाल देसाई को भी गोलियों से भून डाला। मुंबई में पिछले 3 साल में करीब 15 बिल्डर्स के ऐसे ही मर्डर हो चुके थे। ऊपर से हाई प्रोफाइल गुलशन कुमार मर्डर के 1 हफ्ते के बाद ही अब बिल्डर नटवरलाल देसाई की हत्या ने महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की जड़ें हिला दी थीं। उस वक्त के मुंबई के पुलिस कमिश्नर S.C. मल्होत्रा को हटा दिया गया और रोनाल्ड हाइसिंथ मेंडोका को मुंबई का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया। इसके कुछ दिन बाद 1 सितंबर 1997 के दिन पुलिस कमिश्नर मेंडोका ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि गुलशन कुमार की हत्या जिन 3 शूटर्स ने की, उन्हें म्यूज़िक डायरेक्टर नदीम सैफ़ी ने सुपारी देकर भेजा था। ये खबर सबके लिए चौंकाने वाली थी,
क्योंकि गुलशन कुमार ने ही नदीम सैफ़ी को अपनी फिल्म आशिकी में काम देकर सुपरस्टार म्यूजिक डायरेक्टर बनाया था। सब हैरान थे कि उन्हीं गुलशन कुमार को नदीम सैफ़ी सुपारी देकर क्यों मरवाएंगे। सबके दिमाग में यही सवाल था कि मुंबई पुलिस आखिर इस कंक्लूजन पर कैसे पहुंची। असल में गुलशन कुमार की हत्या के बाद मुंबई पुलिस ने गुलशन कुमार के परिवार से बात की। परिवार से बात करने पर पुलिस को 2 फ़ोन कॉल्स के बारे में पता चला। ये कॉल्स मुंबई अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर अबू सलीम ने गुलशन कुमार को की थी। अबू सलीम का कनेक्शन दाऊद इब्राहिम के गैंग से था। दरअसल गुलशन कुमार अपनी हत्या से 1 हफ्ते पहले ही यानी 5 अगस्त को दिल्ली से मुंबई लौटे थे। इसी दिन गुलशन कुमार अपने बिजनेस एसोसिएट शशि गरवारे से मीटिंग के लिए गए थे। शशि गरवारे मीटिंग के लिए थोड़े लेट हो गए थे। गुलशन कुमार उनका इंतज़ार कर रहे थे। तभी गुलशन कुमार के मोबाइल फ़ोन पर अब्बू सलीम का एक कॉल आया। अबू सलीम ने गुलशन कुमार को सीधे गाली दी और पैसों की डिमांड रखी। उस वक्त तो गुलशन कुमार ने अबू सलीम के इस कॉल को इग्नोर कर दिया। लेकिन दिन बाद यानी 3-8 अगस्त के दिन एक बार फिर गुलशन कुमार को अबू सलीम का कॉल आया। उस वक्त गुलशन कुमार अपने घर पर अपने भाई कृष्ण कुमार के साथ बैठे थे। ये बात बाद में कोर्ट को कृष्ण कुमार ने बताई। कृष्ण कुमार ने बताया कि अब्बू सलीम ने गुलशन कुमार को कॉल किया था और इस कॉल के दौरान अब्बू सलीम ने म्यूज़िक डायरेक्टर नदीम सैफ़ी का भी नाम लिया था। अब्बू सलीम ने गुलशन कुमार को कहा कि तुम नदीम के गाने को प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हें इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब्बू सलीम ने गुलशन कुमार को धमकी दी कि अब मैं तुझे देख लूँगा, तू अपने अंजाम की तैयारी कर ले। धमकी देकर अब्बू सलीम ने फ़ोन रख दिया। इस कॉल के 3 दिन बाद ही गुलशन कुमार को मार दिया गया। जब अब्बू सलीम ने गुलशन कुमार को धमकी दी उस समय नदीम सैफ़ी लंदन में था और जब गुलशन कुमार की हत्या हुई तब भी वो लंदन में ही मौजूद था। मुंबई पुलिस ने उसे लंदन जाकर वापस लाने की कोशिश की, लेकिन ब्रिटेन के कानून आड़े आ गए। इन कानूनों के तहत वहाँ से नदीम को डिपोर्ट करना पॉसिबल नहीं था। इसके बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर मेंडोसा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस हत्या में नदीम सैफ़ी की इन्वॉल्वमेंट का खुलासा किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने एक और बड़े राज का खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि 12 जून को दुबई में एक सीक्रेट म्यूज़िक नाइट हुई थी। इस पार्टी में बॉलीवुड के कई बड़े सितारे भी शामिल थे। पुलिस का कहना था कि इसी पार्टी में गुलशन कुमार की हत्या की प्लानिंग हुई थी और ये पार्टी किसी और ने नहीं, दाऊद गैंग के ड्रग ट्रैफिकर विक्की गोस्वामी ने दी थी। गुलशन कुमार टी सीरीज़ के मालिक थे और उस वक्त उनका मुकाबला टिप्स म्यूज़िक से था। इस केस के बाद मुंबई पुलिस ने टिप्स म्यूज़िक के मालिक रमेश तोरानी को अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने ये अरेस्ट रमेश तोरानी के ड्राइवर के बयान पर किया था। ड्राइवर ने यह दावा किया था कि उसने अपनी आंखों से रमेश तोरानी को अब्बू सलीम के एक हवाला एजेंट को 25 लाख की रकम कैश में देते देखा था। जब ये लेन देन हुआ तब उस वक्त संगीतकार नदीम सैफ़ी भी वहीं मौजूद था। सबके मन में यही सवाल था कि इतना बड़ा बिजनेस टाइकून आखिर क्यों किसी मर्डर की साजिश में शामिल होगा, और वो भी गुलशन कुमार जैसे शख्स के खिलाफ। क्या उनकी आपस में कोई दुश्मनी थी? अब मुंबई पुलिस के सामने 3 नाम थे जिनके तार इस केस से जुड़े नजर आ रहे थे। ये लोग थे म्यूज़िक डायरेक्टर नदीम सैफ़ी, टिप्स म्यूज़िक कंपनी के मालिक रमेश तोरानी और अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम। पुलिस का शक था कि इन तीनों ने मिलकर गुलशन कुमार की हत्या करवाई है, लेकिन सवाल था कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। इसका जवाब हमें गुलशन कुमार की कामयाबी में मिलता है। गुलशन कुमार दुआ के पिता चंद्रभान दुआ भारत पाक बंटवारे के वक्त पाकिस्तानी पंजाब से दिल्ली आकर बसे थे। दिल्ली में उन्होंने एक छोटी सी जूस की दुकान खोली जहां गुलशन कुमार भी अपने पिता के साथ काम किया करते थे। लेकिन गुलशन का दिल तो म्यूज़िक में बसता था। ये देखकर उनके पिता ने गुलशन के लिए एक छोटी सी म्यूज़िक रिकॉर्ड्स और कैसेट्स की दुकान खोल दी। ये 1970 का दशक था। इस समय भारत की म्यूज़िक इंडस्ट्री पर 2 नाम राज करते थे,
GCI ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया और पॉलीडोर। हम लोग इन्हें सारे गामा और म्यूज़िक इंडिया के नाम से जानते हैं। ये कंपनियां फिल्मों का संगीत बनाती थीं और उसे प्रमोट करती थीं, मगर इन कंपनीज़ की एक बड़ी कमी थी। इनका नेटवर्क सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित था। छोटे कस्बों और टाउन में इनका कोई ख़ास असर नहीं था। म्यूज़िक रिकॉर्ड्स महंगे बिकते थे और आम लोग इनको खरीदने की सोचते भी नहीं थे। गुलशन कुमार ने इस गैप को पहचान लिया था और यहीं से शुरू हुआ उनका वो सफ़र जिसने म्यूज़िक इंडस्ट्री की दिशा और दशा दोनों बदल दी। तो जहाँ एक तरफ म्यूज़िक इंडस्ट्री पर इन महंगे LP रिकॉर्ड्स और कैसेट्स बनाने वाली कंपनी का दबदबा था, वहीं दूसरी तरफ गुलशन कुमार नाम का एक आम लड़का इस सिस्टम को पूरी तरह बदलने का सपना देख रहा था। उस दौर में टेप रिकॉर्डर का चलन बढ़ रहा था, लेकिन जो म्यूज़िक कैसेट्स मार्केट में आती थीं वो बेहद महंगी होती थीं। जो कैसेट एक डिस्ट्रीब्यूटर को सिर्फ 19 रुपये की पड़ती थी, वही कैसेट वो बाज़ार में 50 से 60 रुपये तक बेचता था, जिससे ये कैसेट अधिकतर हिंदुस्तानियों की पहुंच से बाहर थी। गुलशन कुमार इस गैप को जानते थे। उन्होंने सोचा कि अगर ये कैसेट्स मैं खुद बनाऊं और सस्ते में बेचूं, तो आम लोगों तक भी ये म्यूज़िक पहुंचाया जा सकता है और इस पूरे मार्केट पर कब्जा किया जा सकता है। और दोस्तों, यहीं से शुरू हुआ सुपर कैसेट्स का सफ़र। गुलशन की एक समस्या थी, वो बड़े बड़े गायकों को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उस समय लता मंगेशकर, किशोर कुमार जैसे दिग्गजों का ज़माना था। गुलशन कुमार ने इस प्रॉब्लम के तोड़ के लिए पायरेसी लॉ के लूप होल्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने वही लिरिक्स और वही म्यूज़िक लोकल गायकों से गवाने शुरू कर दिए और ओरिजिनल गानों के कवर सॉन्ग्स बनाने शुरू कर दिए। उस समय इन कवर गानों पर कोई सख्त कॉपीराइट पॉलिसी नहीं थी। गुलशन कुमार उन कैसेट्स पर बहुत छोटे अक्षरों में कवर सॉन्ग लिख देते थे और फिर वो कैसेट्स बाज़ार में धड़ल्ले से बिकती थीं। उस वक्त जहां ओरिजिनल कैसेट 60 रुपये की होती थी, वहीं गुलशन कुमार वही गाने की कॉपी कैसेट सिर्फ 8 रुपये में बेच देते थे। जब भी कोई नई फिल्म या एल्बम रिलीज़ होती थी, गुलशन कुमार तुरंत उसका कवर वर्जन बनवाकर बाज़ार में उतार देते थे और कई बार तो कवर सॉन्ग ही ओरिजिनल से ज़्यादा बिक जाते थे। इन सस्ती कैसेट्स ने गुलशन कुमार और टी सीरीज़ को गांव-गांव, गली-गली तक पहुंचा दिया और लोग उन्हें अब द कैसेट किंग कहने लगे थे। इसके बाद गुलशन कुमार ने भक्ति संगीत बनाने की सोची। गुलशन कुमार खुद शिव और वैष्णो देवी के भक्त थे। उन्होंने सस्ते लोकल गायकों से भजन, आरती और मंत्र रिकॉर्ड करवाए, देवी देवताओं पर आधारित कैसेट्स बनाई। उन्होंने धार्मिक स्थलों की यात्रा की, वहाँ के दर्शन शूट किए और उनकी वीडियो कैसेट्स बनाकर बेचनी शुरू कर दी। यानी धर्म, म्यूज़िक और मार्केटिंग का ऐसा माहौल क्रिएट किया जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। उनकी इस रणनीति ने गुलशन कुमार को एक साधारण दुकानदार से भारत के सबसे बड़े म्यूज़िक टाइकून में बदल दिया। तो अब गुलशन कुमार एक साधारण आदमी से सिर्फ कैसेट किंग नहीं, बल्कि भक्ति संगीत के बादशाह भी बन चुके थे। गुलशन कुमार के भक्ति गीतों ने उन्हें कवर सॉन्ग से भी ज़्यादा लोकप्रिय बना दिया था। 1976 तक गुलशन कुमार म्यूज़िक इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम बन चुके थे। इसके बाद उन्होंने मुंबई की ओर रुख किया। गुलशन कुमार ने कई मंदिर बनवाए और कई पुराने मंदिरों को रेनोवेट भी करवाया। इन्हीं मंदिरों में से एक था अंधेरी वेस्ट के जीत नगर का शिव मंदिर, जिसे गुलशन कुमार ने खुद रेनोवेट करवाया था। बॉलीवुड में गुलशन कुमार को असली ब्रेक 1988 में मिला। इस साल आमिर खान और जूही चावला की फिल्म कयामत से कयामत तक रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म के गाने पूरे देश में गूंजने लगे। ये एल्बम उस साल का सबसे ज़्यादा बिकने वाला म्यूज़िक एल्बम बन गया और इसके राइट्स टी सीरीज़ के पास थे। गुलशन कुमार ने अब सिर्फ म्यूज़िक नहीं, बल्कि बॉलीवुड फिल्म प्रोडक्शन में भी कदम रख दिया था। 1990 में गुलशन कुमार महेश भट्ट के साथ आशिकी फिल्म लेकर आए। इस फिल्म ने एक अलग ही इतिहास रच दिया था। इस फिल्म का म्यूज़िक गुलशन कुमार ने अपने टी सीरीज़ लेबल के तहत तैयार कराया और उसका म्यूज़िक ऐसा था
जो आज भी लोगों की रूह में बसा है। इन गानों को कंपोज किया था उस वक्त की नई जोड़ी नदीम श्रवण ने। आशिकी के म्यूजिक ने इतना धमाका किया कि टी सीरीज ने 1 करोड़ कैसेट्स बेचने के बाद गिनती बंद कर दी। यानी गुलशन कुमार अब भारत के म्यूजिक मोगुल बन चुके थे और गुलशन की यही कामयाबी कुछ लोगों को चुभने लगी। हर बड़ी फिल्म के म्यूजिक राइट्स अब सिर्फ टी सीरीज के पास होते थे। उसके बाद नंबर आता था सारेगामा, टिप्स और फिर सोनी जैसी कंपनियों का। गुलशन कुमार का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन उनकी इसी कामयाबी ने उनकी मौत का रास्ता भी तैयार कर दिया। 12 अगस्त 1997 की सुबह गुलशन कुमार को निर्दयता से गोलियों से भून दिया गया। सवाल था कि ये किसने किया और क्यों, और इसका जवाब था अब्बू सलेम, नदीम सैफी और अंडरवर्ल्ड का वो साया जो अब बॉलीवुड को कंट्रोल करने पर आमादा था। उन दिनों गुलशन कुमार की कमाई जग जाहिर थी। उन दिनों ये बात भी चर्चा में थी कि गुलशन कुमार हर दिन वैष्णो देवी मंदिर में 1 लाख रुपए का प्रसाद चढ़वाते हैं। इसलिए 1995 से ही गुलशन कुमार को हफ्ता वसूली के कॉल आने लग गए थे और उन्हें कॉल कर रहा था अब्बू सलेम, जो उस वक्त दाऊद का ख़ास आदमी था। जहां बाकी गैंगस्टर मुंबई में ही पले बड़े थे, वहीं सलेम आजमगढ़ यूपी से आया था और मुंबई में अपनी पहचान बनाने के लिए उसने हिंसा को अपना ब्रांड बनाया। 25 साल की उम्र तक वो अंडरवर्ल्ड में काफ़ी ऊपर पहुंच चुका था। अब्बू सलेम ने एक आदमी की हत्या करवाई थी। हत्या के ठीक 13 दिन बाद उसने उस आदमी के घर पर फ़ोन मिलाया। जब फ़ोन उसकी पत्नी ने उठाया तो सलेम ने खुद की पहचान बताते हुए कहा, तेरे पति को मैंने मारा है। ये साफ दिखाता है कि अबू सालिम सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, बल्कि वो एक साइको क्रिमिनल था जिसे अपने शिकार को दर्द देना पसंद था। अब्बू सलीम ने छोटा शकील, दाऊद, राजन और अरुण गौली से अलग अपनी खुद की देसी गैंग बनाई थी। वो यूपी बिहार से लड़कों को बुलाकर उन्हें हथियार और पैसे देता था। फिर वो उनसे मर्डर करवाकर उन्हें उसी दिन ट्रेन से वापस यूपी बिहार भेज देता था। इन लड़कों का मुंबई पुलिस के पास कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं होता था, क्योंकि ये बाहर से आते थे और काम करने के बाद वापस चले जाते थे। इसीलिए ये कभी पकड़े भी नहीं जाते थे। और इसी अबू सलेम की ईगो को गुलशन कुमार ने छेड़ दिया था। फ़ोन पर अबू सलेम ने गुलशन कुमार को कहा था, तुम मंदिर में लाखों का चढ़ावा चढ़ाते हो, थोड़ा चढ़ावा हमें भी चढ़ा दो। अबू सलेम ने गुलशन कुमार से हर महीने 5 लाख रुपये की प्रोटेक्शन मनी की मांग की थी। कहते हैं कि शुरुआत में गुलशन कुमार ने अबू सलेम को पैसे भेजे भी थे, लेकिन फिर अबू सलेम ने अपनी डिमांड बढ़ा दी। जब डिमांड बढ़ने लगी तो गुलशन कुमार ने पैसे देने से इनकार कर दिया। गुलशन ने अबू सलेम की कॉल्स को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था और यही बात अबू सलेम के लिए ईगो का मसला बन गई। गुलशन कुमार अकेले नहीं थे जिन पर अबू सलेम की नज़र थी। उसने सुभाष घई और राजीव राय जैसे बॉलीवुड के कई नामी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को भी धमकाया था। 5 अगस्त 1997 को इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्टर ने दुबई में बैठे अबू सलेम से फ़ोन पर बात की। उसने अबू सलेम से पूछा कि क्या राजीव राय और सुभाष घई पर हुए हमले उसके कहने पर हुए थे। तो इसके जवाब में सलीम ने कहा कि हाँ, ये हमला उसने सिर्फ डराने के लिए कराया था। असली हमला 1 हफ्ते बाद होगा। उस दिन हम एक बहुत बड़ी हस्ती को मारेंगे और ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक वार्निंग होगी। रिपोर्टर ये बात सुनकर घबरा गया और उसने सीधा ये इन्फॉर्मेशन मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को जाकर दे दी। मुंबई पुलिस एकदम अलर्ट मोड में आ गई और उन्होंने बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों को इमरजेंसी सिक्योरिटी दे दी। लेकिन मुंबई पुलिस की इस लिस्ट में गुलशन कुमार का नाम ही नहीं था। एक ऐसा इंसान जो रोज़ अंडरवर्ल्ड की धमकियां पा रहा था और उन धमकियों को नज़रअंदाज कर रहा था, जो हर रोज़ वैष्णो देवी में लाखों का चढ़ावा चढ़ाता था, जिसके पास करोड़ों की कंपनी थी। उसके लिए कोई सुरक्षा इंतज़ाम नहीं किया गया और शायद यहीं से नियति ने अपनी खामोश गिनती शुरू कर दी थी। एक ऐसा नाम जो बॉलीवुड का सिरमौर था,
अबू सलेम की बंदूक का अगला निशाना बनने जा रहा था। 5 अगस्त 1997 का दिन था जब इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर ने दुबई में बैठे अबू सालेम से बातचीत की थी, और उसी दिन गुलशन कुमार के पास भी अबू सालेम का फ़ोन आया था। फ़ोन पर अबू सलेम ने उन्हें फिर वही एक्सटॉर्शन वाली धमकी दी। गुलशन कुमार ने फ़ोन कट कर दिया, लेकिन उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर वो पुलिस से शिकायत करेंगे तो ये सीधा अंडरवर्ल्ड से भिड़ने वाली बात हो जाएगी, और वो ऐसी टक्कर नहीं चाहते थे। उनके भाई कृष्ण कुमार ने उन्हें बार बार समझाया कि हमें पुलिस को बताना चाहिए, मगर गुलशन कुमार अपनी ज़िद पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन मैं लड़ाई नहीं चाहता। और सिर्फ 1 हफ्ते बाद 12 अगस्त 1997 की सुबह अब्बू सलीम के शूटर्स ने गुलशन कुमार को सरेआम गोलियों से छलनी कर दिया। इस मर्डर में अब्बू सलीम का नाम क्यों आया, ये तो समझ में आ गया कि वो गुलशन कुमार से वसूली कर रहा था, लेकिन इस मर्डर में नदीम सैफ़ी का नाम कैसे और क्यों आया, चलिए वो भी जान लेते हैं। गुलशन कुमार के भाई कृष्ण कुमार ने कोर्ट में बयान दिया जब गुलशन कुमार ने नदीम सैफ़ी की एल्बम हाय अजनबी के राइट्स खरीदने से इनकार किया था, तो नदीम सैफ़ी ने गुलशन कुमार को खुलेआम धमकी देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें देख लूँगा। इतना ही नहीं, कृष्ण कुमार ने अपने बयान में ये भी कहा कि अबू सलेम ने न सिर्फ वसूली की बात की, बल्कि उसने उस कॉल में नदीम सैफ़ी का नाम लेकर गुलशन कुमार से कहा था कि तुमने उसकी एल्बम का प्रमोशन क्यों नहीं किया, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और उस कॉल के ठीक 3 दिन बाद 12 अगस्त की सुबह गुलशन कुमार को गोलियों से भूनकर मार दिया गया। इसी लिंक ने मुंबई पुलिस को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि नदीम सैफ़ी भी इस साजिश का हिस्सा हो सकता है। गुलशन और नदीम का रिश्ता उस वक्त बिगड़ने लगा जब नदीम श्रवण ने टी सीरीज़ छोड़कर टिप्स और वीनस जैसी दूसरी कंपनियों के साथ काम करना शुरू कर दिया था। हालांकि थोड़े समय बाद दोनों में सुलह हो गई, और टी सीरीज़ ने ही नदीम की वो विवादित एल्बम हाय अजनबी बनाई, जिसमें नदीम खुद गायक बने, लेकिन एल्बम बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इससे नदीम को लगा कि गुलशन ने जानबूझकर एल्बम को सही से प्रमोट नहीं किया। नदीम को इस सब में गुलशन कुमार की साजिश लग रही थी। गुलशन कुमार उस वक्त म्यूज़िक इंडस्ट्री में बड़े खेल की तैयारी में थे। उनके एक करीबी ने बताया कि वो उस वक्त पागलों की तरह राइट्स खरीदारी कर रहे थे। उन्होंने 2 दर्जन से ज़्यादा फिल्मों के म्यूज़िक राइट्स खरीद लिए थे। इनमें से कुछ फिल्मों के म्यूज़िक डायरेक्शन के लिए नदीम श्रवण को चुना गया था, लेकिन बाद में गुलशन कुमार ने उन्हें इन फिल्मों से हटा दिया था। इसके अलावा उन्होंने उन फिल्म्स के म्यूज़िक राइट्स खरीदने से इनकार कर दिया जिनमें नदीम श्रवण की जोड़ी ने म्यूज़िक दिया था। ये सब देखकर नदीम की नाराज़गी सिर्फ प्रोफेशनल नहीं रह गई थी, बल्कि अब वो पर्सनल और ख़तरनाक हो चुकी थी। अबू सलेम और नदीम के अलावा गुलशन कुमार की हत्या की साजिश में एक तीसरा नाम भी लगातार उभर रहा था। वो था टिप्स म्यूज़िक कंपनी के मालिक रमेश तौरानी का नाम। मुंबई पुलिस का दावा था कि रमेश तौरानी ने नदीम सैफ़ी के साथ मिलकर 25 लाख रुपये में गुलशन कुमार की हत्या की सुपारी दी थी। उस दौर में बॉलीवुड के म्यूज़िक पर टिप्स, वीनस, सारेगामा, सोनी जैसी कुछ चुनिंदा कंपनियों का वर्चस्व था। इन कंपनियों ने मिलकर एक कार्टेल बना रखा था। कौन सी फिल्म में कौन सा सिंगर गाएगा, कौन सा म्यूज़िक डायरेक्टर काम करेगा, कौन सी कंपनी किस फिल्म के राइट्स लेगी, सब कुछ आपसी समझ से तय होता था। और यहीं गुलशन कुमार एक बाकी की तरह सामने आए और उन्होंने इस कार्टेल को तोड़ डाला। 1.5 करोड़ के राइट्स की बोली में वो 2 से 2.5 करोड़ तक ऑफर करते थे। इंडस्ट्री में उनके डोमिनेशन से टिप्स और वीनस जैसी कंपनियों की हालत डगमगाने लगी थी, और गुलशन कुमार की इसी पावर ने इंडस्ट्री में उनके दुश्मन बढ़ा दिए थे। मुंबई पुलिस की जांच के अनुसार गुलशन कुमार की हत्या की साजिश दुबई में रची गई थी। ये सब उस सीक्रेट म्यूज़िक नाइट में हुआ था जिसमें बॉलीवुड के बड़े सितारे भी मौजूद थे। इस पार्टी में अबू सालेम, दाऊद इब्राहिम और वो म्यूज़िक कंपनियां शामिल थीं जिनका धंधा गुलशन कुमार की वजह से चौपट हो रहा था।
इसी जगह तय हुआ कि गुलशन कुमार को ख़त्म किया जाएगा। दाऊद ने गुलशन कुमार को मारने की जिम्मेदारी अब्दुल रऊफ़ मर्चेंट को दी। रूफ़ के साथ प्लान में उसका भाई राशिद मर्चेंट भी एक बैकअप शूटर के तौर पर शामिल था। अब ये मर्चेंट ब्रदर्स कौन थे? गुलशन कुमार को मारने के लिए इन्हीं को क्यों चुना गया था? अप्रैल 1997 की बात है। दुबई में एक मीटिंग थी। अब्दुल रऊफ़ को भी वहाँ बुलाया गया। वहाँ पहले से नदीम सैफ़ी और अब्बू सलेम मौजूद थे। कुछ देर में अनीस आया और तब अब्बू सलेम ने रऊफ़ से कहा कि तुझे गुल्लू यानी गुलशन कुमार को ख़त्म करना है। मीटिंग के बाद रऊफ़ मुंबई वापस आ गया। क्यूम से उसे इस काम के लिए 2500 दिरहम मिले। रेखी के लिए उसे मारुति 800 कार दी गई। अंधेरी वेस्ट के जीत नगर स्थित शिव मंदिर के पास रेखी शुरू की गई। 1 महीने तक रऊफ़ की टीम ने गुलशन कुमार की मूवमेंट को ट्रैक किया। 12 अगस्त की सुबह रऊफ़, राशिद और आदिल मंदिर के पास पहुंचे। आदिल ने अबू सलेम को रिपोर्ट किया कि आज गुलशन कुमार अकेला है, उसके साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं है। इस पर अबू सलेम ने कहा कि तुम अपना फ़ोन ऑन रखना ताकि उसकी चीखें सुन सकूं। फिर इसके बाद गोलियां चलीं। गुलशन कुमार को कुल 16 गोलियां मारी गई। गुलशन कुमार वहीं मारे गए। रऊफ़ कोलकाता भाग गया। फिर वहाँ से वो बांग्लादेश गया और फिर दुबई भाग गया। पुलिस ने कहा कि अरिफ लकड़ावाला ने रमेश तौरानी को अब्बू सलेम और नदीम को पैसे देते देखा था, लेकिन कोर्ट में सिर्फ एक गवाह की गवाही काफ़ी नहीं थी। नदीम सैफ़ी आज भी लंदन में है और अब्बू सलीम को भारत तो लाया गया, लेकिन गुलशन कुमार केस में उसे कोई सज़ा नहीं हुई। आज जब हम टी सीरीज़ को दुनिया की सबसे बड़ी म्यूज़िक कंपनी कहते हैं तो उसके पीछे गुलशन कुमार की मेहनत और विजन है। एक आदमी जिसने जूस की दुकान से शुरुआत की और म्यूज़िक को इस देश के हर इंसान तक पहुंचा दिया। वो मर तो गए पर अपनी आवाज़ और विश्वास से हमेशा के लिए अमर हो गए। आपको इस कहानी ने क्या सोचने पर मजबूर किया? क्या वाकई गुलशन कुमार के साथ इंसाफ हुआ या आज भी कहीं कुछ अधूरा है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी ऐसी कहानियाँ आपके लिए ला सकें। नमस्कार।